हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पिछली वाले वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट पढ़ाया है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। जो हमारी आज सेकंड वीडियो है ये फ्रैक्शन के ऊपर बेस्ड होने वाली है कि फ्रैक्शन क्या होती है। भिन्न की बात करूं तो भिन्न क्या होती है, जब किसी एक पूर्ण वस्तु या संख्या को बराबर भागों में बांटा जाता है तो प्रत्येक भाग को भिन्न कहते हैं, है ना। व्हेन अ होल ऑब्जेक्ट or number is divided into equal parts then every part is called fraction। मान लीजिए कि ये एक पिज्जा है ना, ये एक पिज्जा है आपके सामने बना हुआ है, ठीक है। अब पिज्जा वाला जब आपको पिज्जे की स्लाइस कट करके देता है तो कुछ इसी फॉर्म में आपको कट करके देता है। तो मान लेते हैं कि ये फर्स्ट पार्ट है इसका, ये इसका सेकंड है, ये इसका थर्ड पार्ट है एंड ये इसका फोर्थ पार्ट है। अब इसके ये कितने पार्ट हो गए? टोटल 4 पार्ट हो गए। अब इन 4 पार्ट में से जो एक पार्ट होगा ना, एक पार्ट, तो एक पार्ट को जो लिखने का तरीका होता है वो होता है ये 1/4। यानी कि टोटल पार्ट कितने हैं? तो टोटल पार्ट लिखे जाते हैं नीचे, कि कोई भी आपके पास होल ऑब्जेक्ट हो या नंबर हो तो उसके टोटल पार्ट नीचे होंगे कि कुल कितने पार्ट हैं और आपने वहाँ पर कितने लिए। तो उसका जो रिजल्टेंट होता है ना, रिजल्टेंट, वो ऊपर लिखा जाता है, जो रिजल्टेंट होता है। जैसे मान लो ये इसके टोटल 4 पार्ट है, तो 4 पार्ट में से आप कितने पार्ट ले रहे हो? तो आप ले रहे हो 1 पार्ट। तो आप क्या लिखोगे? इसका एक भाग की वैल्यू कितनी लिखोगे? 1 पार्ट की वैल्यू 1/4 लिखोगे। मान लो आपको यहाँ पर 2 पार्ट लेने होते तो क्या लिखते? तो 2/4 लिख देते। आपको इसके 3 पार्ट लेने होते तो जितने पार्ट ले रहे हो वो ऊपर और अपॉन पर टोटल पार्ट, तो 3/4 हो जाता। क्लियर हो गई बात? तो ये है फ्रैक्शन। तो ऐसे लिखी जाती है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब होता है कि जब हम किसी एक संख्या को या हम किसी वस्तु को बराबर भागों में बांट देते हैं और उसमें से जो एक भाग होता है उसको हम भिन्न कहते हैं। अब उसमें से हम एक ही भाग ले सकते हैं, ऐसा तो जरूर नहीं, हम 2 भी ले सकते हैं, हम 3 भी ले सकते हैं, हम 4 भी ले सकते हैं। क्लियर हो गई बात? अब देखो, ये जो ऊपर लिखा होता है, जैसे मान लो लिखा है ये 1/4। अब ये 1 जो लिखा है इसको हम बोलते हैं न्यूमिरेटर, और जो नीचे लिखा होता है इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। N फॉर न्यूमिरेटर, D फॉर डिनोमिनेटर। अब न्यूमिरेटर को हिंदी में बोला जाता है अंश, और इसको बोला जाता है हर, इसको बोला जाता है हर, ठीक है। अब ये न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर क्या होते हैं देखिए। अब जो ये A/B की फॉर्म है, आप देख पा रहे हैं ये A है और ये B है, तो ये हमारी किसकी फॉर्म है? ये हमारे फ्रैक्शन को लिखने की एक फॉर्म है। तो जो ऊपर लिखा होता है इसको बोलते हैं क्या? न्यूमिरेटर बोलते हैं। ये क्या होता है? ये कुल भागों में से लिए गए भागों की संख्या होती है, यानी टोटल पार्ट जितने भी हैं उनमें से जितने भाग हमने लिए हैं, हमने जितने पार्ट लिए हैं, तो ये वो होता है ना। ये कुल भागों में से लिए गए भागों की संख्या होती है। और जो बी होता है ये, इसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो ये क्या होता है? ये कुल बराबर भागों की संख्या होती है, कुल बराबर भागों की संख्या होती है। जैसे हमने पिज्जा को 4 इक्वल पार्ट में बांटा, तो जब 4 इक्वल पार्ट में हमने पिज्जा को बांटा, मान लेते हैं कि एक पिज्जा है और पिज्जा को इसमें 4 इक्वल पार्ट में हमने बांटा, तो हमने टोटल कितने पार्ट में बांटा? तो वो तो डिनोमिनेटर पे आएगा, और उसमें से हम जितना भी पार्ट ले रहे हैं, 1 लें, 2 लें या 3 लें या 4 लें, तो मान लो मैं 3 पार्ट लेता हूँ तो 3/4। तो ये होगा कि कितने भाग आपने लिए, और ये होगा टोटल पार्ट कितने हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं न्यूमिरेटर और इसको हम बोल देते हैं डिनोमिनेटर। ये बात आपकी क्लियर हो गई? अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, क्या मैं किसी भी चीज़ को, या मान लो ये पिज्जा है, इसको मैं 0 बराबर भाग में बांट सकता हूँ क्या? मैं आपको ये बोलूँ कि ये एक पिज्जा है ना, और इस पिज्जा के आप ऐसे पार्ट करो कि 0 हो जाए, मतलब कोई भी पार्ट इसको 0 बराबर भागों में बांट दो, तो आप बोलोगे कैसी बातें कर रहे हो, कोई भी चीज़ हम 0 बराबर भागों में नहीं बांट सकते, है ना। कोई भी चीज़ हम 0 बराबर भाग में कैसे बांट सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं बांटी जा सकती भाई, उसका एटलीस्ट 1 पार्ट तो होगा ही होगा। 0 पार्ट क्या होता है? वो तो नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि हम जब भी किसी भी चीज़ को बांटेंगे तो कुल बराबर भागों की संख्या नीचे होती है। तो मैं अगर आपको बोलूंगा कि इसको 0 बराबर भागों में बांट दो, तो आप कहोगे नहीं बढ़ सकता, नहीं बढ़ सकता। इसका मतलब कि b की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, b की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। दैट मीन्स हमारा डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होगा, हमारा डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होगा। क्लियर हो गई बात? क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम किसी भी वस्तु को या किसी संख्या को 0 बराबर भागों में नहीं बांट सकते। तो भिन्न का सामान्य रूप A/B होता है, जहां b इज नॉट इक्वल 0 होता है। दैट मीन्स जो हर होता है हमारा डिनोमिनेटर, ये शून्य नहीं हो सकता, ये 0 नहीं हो सकता। क्लियर है बात? आगे आते हैं। अब आते हैं हमारी जो भिन्न होती है कितने टाइप की होती हैं।
तो हमारी भिन्न होती है बेसिकली 4 टाइप की, यानी हमारी जो फ्रैक्शन होती हैं वो कितने टाइप की होती है फ्रैक्शन, ये 4 टाइप्स की होती हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फर्स्ट वन क्या है, इसको बोलते हैं हम प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन जिसको हम हिंदी में उचित भिन्न कहते हैं। दूसरा क्या है, तो दूसरा होता है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसको हम हिंदी में अनुचित भिन्न कहते हैं। तीसरी होती है हमारी मिक्स फ्रैक्शन, जिसको हम हिंदी में मिश्रित भिन्न कहते हैं। और चौथी होती है हमारी यूनिट फ्रैक्शन, जिसको हम एकक भिन्न कहते हैं। क्लियर है। अब देखो ये उचित भिन्न क्या होती है, इसको समझते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती है जिसका न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, यानी यहाँ पे जो न्यूमिरेटर होगा वो हमेशा छोटा होगा डिनोमिनेटर से। जब न्यूमिरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से छोटी होती है तो ऐसी फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, जहां पर अंश हर से छोटा होता है, जहां अंश हर से छोटा होता है। क्लियर है। वैसे ही यहां देखो, ऊपर 3 है नीचे 7 है, तो 3 क्या है, 7 से छोटा है। इसका मतलब ये फ्रैक्शन कैसी है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। ऐसे और भी एग्जांपल आप लिख सकते हो, है ना, 4/7 लिख सकते हो, 5/11 लिख सकते हो। कोई भी ऐसा एग्जांपल जिसमें आप न्यूमिनेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा लिखोगे तो वो हमेशा क्या होगी, प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। वो हमेशा कैसी होगी, प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। अब दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी फ्रैक्शन होती है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसका जस्ट अपोजिट होती है, जस्ट उल्टा होती है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, इसमें डिनोमिनेटर छोटा होता है न्यूमिरेटर से, इसमें उल्टा होता है। यहाँ पर क्या होता है, हमारा देखो न्यूमिरेटर 7 है और डिनोमिनेटर 4 है, तो हम बोलेंगे कि 7 बड़ा है 4 से। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है। यहाँ पर देखो 9 है, यहाँ 5 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 9 जो है वो 5 से बड़ा होता है। ये बात आप जानते हो। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ डिनोमिनेटर छोटा है और न्यूमिरेटर यहाँ पर बड़ा है। तो जब किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर छोटा हो और न्यूमिरेटर बड़ा हो तो ऐसी फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। ऐसी फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। क्लियर है बात। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे, जो क्या है, हमारी मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन, अब देखो मिक्स फ्रैक्शन क्या होती है। मिक्स फ्रैक्शन में यहाँ पे एक तो होता है होल नंबर और एक होती है हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन। ये दो चीजों से मिलकर बनती है। इसमें एक तो आता है होल नंबर, यानी एक इसमें होता है होल नंबर, प्लस एक होती है प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर नहीं, प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। एक होल नंबर होता है, एक इसमें प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। अब यहां पर देखो, जैसे लिखा है 1:2/3, जैसे लिखा है 1:2/3, तो यहां पर ये 1 क्या है, तो बोलोगे ये होल नंबर है। और ये वाली कैसी फ्रैक्शन है, तो देखो इसका न्यूमिरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये कैसी फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन एक पूर्ण संख्या और एक उचित भिन्न का योग होती है, प्लस होता है इनके बीच में। इसके बीच में आप इसको, कई बार क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं, ये 1:2/3 है, तो इसको कैसे सोल्व कर देते हैं, 1 × 2/3 और आंसर दे देते हैं 2/3। ये बेटा बिल्कुल गलत है, ये तरीका आपका बिल्कुल गलत है, ये ऐसे नहीं होता। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि इनके बीच में प्लस होता है, इसके बीच में क्या होता है, प्लस। इसको लिखने का सही तरीका है 1 + 2/3। अगर हम इसको सोल्व करेंगे ना तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी। देखो इसका 3 में मल्टीप्लाई कराओ 1 का, तो यहाँ 3 + 2/3, ये इसका फाइनल आंसर होगा 5/3। तो ये हमारी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगी। तो आप कभी भी इस बात का ध्यान रखना, आप कभी जब मिक्स फ्रैक्शन को सोल्व करो तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि इनके बीच में प्लस होता है, इनके बीच में प्लस होता है, ना कि मल्टीप्लाई। क्लियर है बात। जैसे 2:1/4 है, तो 2:1/4 है, तो इसका मतलब है, आप इसको ये मत कर देना 2 × 1/4 और 2 से इसको मतलब 4 को डिवाइड कर दो और आंसर दे दो 1/2, ये गलत हो जाएगा, ये नहीं चलेगा। इसका मतलब होता है 2 + 1/4। अब इसको सोल्व किया जाएगा। क्लियर है बात। अब इसको सोल्व किया जाएगा। ये बात आपके समझ में आई, इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब नेक्स्ट आता है क्या, हमारा एकक भिन्न, जिसको हम बोलते हैं एकक भिन्न, या इसको बोला जाता है क्या,
यूनिट फ्रैक्शन। अब देखो यूनिट फ्रैक्शन क्या है। यूनिट फ्रैक्शन ऐसी फ्रैक्शन होती हैं जिनका न्यूमरेटर हमेशा 1 होता है, जिनका न्यूमरेटर हमेशा 1 होता है, न्यूमरेटर जिनका हमेशा 1 होता है, ऐसी फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, यूनिट फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे 1/2 एक यूनिट फ्रैक्शन है, 1/3 एक यूनिट फ्रैक्शन है, 1/8 एक यूनिट फ्रैक्शन है। तो ये होती हैं हमारी यूनिट फ्रैक्शन। ये क्या होती है, हमारी यूनिट फ्रैक्शन होती है। क्लियर हो गई बात, यूनिट फ्रैक्शन होती है। तो आपको चारों टाइप आप समझ में आ गए। कितने टाइप की हमारी फ्रैक्शन होती हैं, 4 टाइप की। कौन कौन सी, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन और यूनिट फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती हैं जिनका न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से। इम्प्रॉपर वो होती हैं जिनका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। मिक्स फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन एक होल नंबर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन का योग होती है, सम होती है ना, जोड़ होती है। और यूनिट फ्रैक्शन में कोई भी ऐसी फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर 1 होता है उसको हम बोलते हैं यूनिट फ्रैक्शन, उसको हम बोलते हैं यूनिट फ्रैक्शन। अब आगे आता है क्या, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होती है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन या इसको कहते हैं समतुल्य भिन्न, या इसको कहा जाता है समतुल्य भिन्न, और इसको हम बोलते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होती है, देखो ये कुछ ऐसी फ्रैक्शन होती हैं जिनका रूप अलग अलग होता है लेकिन उनकी एक्चुअल वैल्यू एक ही होती है। जिनका रूप अलग अलग होता है लेकिन उनकी वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है। तो जो भिन्न या जो फ्रैक्शन देखने में अलग अलग हो पर मान समान हो, मान समान हो मतलब उनकी वैल्यू कैसी हो, इक्वल हो, इक्वल वैल्यू हो, इक्वल वैल्यू हो, तो उन्हीं को हम कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। उन्हीं को क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे मैं आपको बोलूं 1/2 और मैंने बोला 2/4, मैंने बोला 4/8, तो आप देखो इसका फॉर्म, इसका फॉर्म, इनके रूप अलग अलग हैं लेकिन अगर आप इनकी वैल्यू निकालोगे ना तो वैल्यू क्या होगी, ये 1/2 है तो आप इसको 2 से इस 4 को भी तो डिवाइड कर सकते हो, तो यहाँ पे 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, इस 4 से इस 8 को भी डिवाइड किया जा सकता है ना, 1/2 आएगा। तो वैल्यू एक्चुअल में इन सबकी कितनी आएगी, तो 1/2 ही आएगी, है ना। इस 4 से इस 8 को डिवाइड कर दो 2 टाइम्स, इस 3 से 6 को डिवाइड कर दो 2 टाइम्स, है ना, इस 4 को इस 2 से डिवाइड कर दो 2 टाइम्स, तो सबकी वैल्यू कितनी आएगी, 1/2। ये भी कितना लिखा है, 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2। तो ऐसी फ्रैक्शन जो देखने में अलग हो लेकिन उनकी एक्चुअल वैल्यू सेम हो, तो ऐसी फ्रैक्शन को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ऐसी फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं। क्लियर होगी बात। क्या ऐसी और भी फ्रैक्शन लिखी जा सकती हैं, बिल्कुल लिखी जा सकती हैं। जैसे मान लो मैंने बोला कि मुझे आप लिख के दिखाओ, यहाँ पे मैंने जैसे 1/2 के फॉर्म की, और आप क्या सोच सकते हो, आप देख लो, आप लिख दो यहाँ पर 12/24 लिख दो, ये भी एक फ्रैक्शन है, दोनों को डिवाइड करोगे 1/2 आएगा, 1/2 आ जाएगा। आप कितनी भी फ्रैक्शन लिख सकते हो, आप लिख सकते हो, आप लिख दो 13/26, दोनों को डिवाइड करोगे तो 1/2 आएगा। तो ये सारी ही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएंगी, सारी आपस में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगी। क्लियर होगी बात। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होती है, वो फ्रैक्शन जो देखने में एक जैसी ना लगती हो लेकिन उनकी वैल्यू एक ही होती है, एक ही होती है, उनका मान हमेशा इक्वल होता है, बराबर होता है। तो ऐसी फ्रैक्शन को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब आते हैं कि भिन्नों को सरल रूप में लिखना। आपको कई बार क्या दिया जाता है, फ्रैक्शन दी जाती है और आपको बोला जाता है कि इसको सिंप्लीफाइड करके लिखिए या इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म लिखिए। बोला जाएगा आपको इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दीजिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दीजिए, या बोल देंगे आपको इसकी कि इसकी ऑथेंटिक फॉर्म में इसको लिख दीजिए, है ना, इसके सरलतम रूप में लिख दीजिए। तो जब भी आपको भिन्न दी जाए, जब भी आपको फ्रैक्शन दी जाए, तो करना क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पर लिखा है 12/18, ये एक फ्रैक्शन लिखी है, तो आप सबसे सिंपल तरीका तो ये है कि आप इसको डिवाइड करना शुरू करो। सबसे पहले सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करना शुरू करो। तो जैसे मान लो मैं 12 को 2 से डिवाइड करूंगा तो आएगा 6, 18 को करूंगा तो आएगा 9। अब मुझे ये बताओ और कौन सा नंबर है, लेकिन जब डिवाइड करेंगे ना तो बेटा दोनों नंबर डिवाइड होने चाहिए, ऊपर का भी और नीचे का भी। ऐसा नहीं कि एक नंबर डिवाइड करना है, दोनों को एक ही नंबर से। कोई ऐसा नंबर ढूंढो जिससे हम ऊपर न्यूमरेटर को भी डिवाइड कर पाएं और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर पाएं। तो मैंने देखा कि 2 के टेबल में 12 भी आता है और 18 भी आता है, तो इसलिए मैंने दोनों को 2 से डिवाइड कर दिया। अब इस 3 को मैं इस 6 को मैं 3 से डिवाइड कर सकता हूँ और इस 9 को भी मैं 3 से डिवाइड कर सकता हूँ, क्योंकि दोनों ही किसके टेबल में आते हैं, 3 के। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 3 2 जा कितना होता है 6,
और इसको करूँगा तो कितना आएगा, 3 3 जा 9। अब आप मुझे ये बताओ, क्या कोई ऐसा नंबर है जो इस 2 और इस 3 को डिवाइड कर दे? क्या कोई ऐसा नंबर है जो इस 2 और 3 को डिवाइड कर दे? तो आप कहोगे कि हाँ 1 तो कर देगा, लेकिन 1 करके भी आएगा क्या, वापस से 2 और 3। तो इसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो क्या हो जाएगी, 2/3 हो जाएगी। इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी, 2/3। यानी ये होगा इसका सरलतम रूप, सिंपलेस्ट फॉर्म। क्लियर हो गई बात? तो जब भी हमें कोई फ्रैक्शन दी जाए, कोई बड़ी बड़ी फ्रैक्शन दी जाए और उन फ्रैक्शन को हमें किस में लिखना हो, उनके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना हो, तो आप करो क्या, सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करना शुरू करो और जब तक डिवाइड करते चले जाओ जब तक कि दोनों नंबर कॉमन डिवाइड होते रहें, है ना। इसका मतलब क्या होता है कि हम अंश और हर, यानी हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को उनके HCF से भाग दे देते हैं। HCF जैसे मैं पूछूं 12 और 18 का HCF कितना होगा, तो आप बोलोगे 6 होगा, तो दोनों को 6 से भाग कर दो, जो आपका आंसर आएगा वही आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगी, वही आपकी जो है इसकी ऑथेंटिक फॉर्म हो जाएगी किसी भी फ्रैक्शन की। क्लियर हो गई बात? ये बात आपको समझ में आ गई कि आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखना होता है। आप सिंपल डिवाइड करते चले जाओ, है ना। बस पहले 2 से कर लो, फिर 3 से कर लो। कोई ऐसे नंबर देखो जो दोनों नंबर को डिवाइड कर दे, मैं ये भी देख सकता था कि दोनों नंबर को डायरेक्ट 6 डिवाइड कर देगा। 6 की टेबल में 12 भी आता है, 18 भी आता है, लेकिन मैंने आपको पहले छोटे नंबर से डिवाइड करके दिखाया। क्लियर होगी बात? चलिए नेक्स्ट, अब आते हैं, अगर हम भिन्नों की कंपेयर करें और हम ये बोलें कि हमें ये बताओ कि कौन से भिन्न बड़ी होती है और कौन सी भिन्न छोटी होती है, तो सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न होता है बच्चों, वो आपको इसी में होता है कि आप यही नहीं पहचान पाते हो कि भिन्न हमारी कौन सी बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है, कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। तो सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है ऐसे क्वेश्चन को करते हुए, तो सबसे पहली बात तो ये आपको ध्यान रखनी है कि आपको ये देखना है कि जो हमें भिन्न मिली है क्या उसका हर समान है, यानी कि उसका डिनोमिनेटर सेम हो। डिनोमिनेटर कैसा होना चाहिए, सेम डिनोमिनेटर तो नहीं है। अगर किन्हीं भी 2 फ्रैक्शन का, 3 फ्रैक्शन का, 4 फ्रैक्शन का अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हमें कंपेयर किसकी करनी है, न्यूमरेटर की। तो हम कंपेयर किसकी करेंगे, कंपेयर ऑफ न्यूमरेटर। फिर आप न्यूमरेटर की कंपेयर करो। जैसे देखो यहाँ पर ये लिखा है 2/7, ये लिखा है 5/7, ये 2/7, ये 5/7। यहाँ देखो, यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर कितना है, तो बोलोगे 7। यहाँ पर इसका डिनोमिनेटर कितना है, 7। जब डिनोमिनेटर दोनों ही फ्रैक्शन का सेम हो तो आप करो क्या, न्यूमरेटर की कंपेयर करो। तो यहाँ न्यूमरेटर कितना है 2, यहाँ कितना है 5। अब इन दोनों में देखो कौन सा न्यूमरेटर बड़ा है, तो बोलोगे 5 बड़ा है। तो जो 5 न्यूमरेटर बड़ा है, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा है तो वही फ्रैक्शन हमारी बड़ी होगी, है ना, वही फ्रैक्शन बड़ी होगी। तो यहाँ पे चाहे आप लिख लो, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा, जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ी होगी, क्लियर होगी बात? भाई जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ी हो जाएगी जब हमारा डिनोमिनेटर सेम होगा, दूसरी बात आती है क्या, अगर मान लो न्यूमरेटर सेम हो जाए, तो जब न्यूमरेटर सेम हो जाए, जैसे यहाँ पर देखो ये 3/5 है और ये 3/8 है, दोनों का न्यूमरेटर 3 है, तो इस कंडीशन में क्या करना है, तो इस कंडीशन में हमें डिनोमिनेटर को कंपेयर करना है। किसको कंपेयर करना है, डिनोमिनेटर को। क्लियर है बात? जब डिनोमिनेटर को कंपेयर करेंगे तो आप मुझे बताओ, जब मैं 3 को 5 से डिवाइड करूंगा तो जो भी रिजल्ट आएगा, और जब मैं 3 को 8 से डिवाइड करूंगा तो जो भी रिजल्ट आएगा, इन दोनों में कौन, मान लो कि मुझे इसको मैं 30 बना लूँ, इसको मैं 30 बना लूँ, तो भाई जब मैं 5 से 3 को डिवाइड करूंगा तो जो भी एक रिजल्ट आएगा, मान लेते हैं कि इसको मैं 30 बना लेता हूँ, मैं 30 को अगर 5 से डिवाइड करूँ तो ये 6 आएगा, और मैं इसी 30 को अगर 8 से डिवाइड करूँ तो कितना आएगा, तो आप बोलोगे, है ना, 8 3 जा कितना होता है 24, यानी 3 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आप ये देखो ना कि बड़ा कौन आ रहा है, तो बड़ा तो वही आएगा ना जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा। डिनोमिनेटर छोटा होगा तो हमारा आंसर बड़ा आएगा। जब न्यूमरेटर सेम होगा तो फ्रैक्शन कौन सी बड़ी होगी, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा। तो जब न्यूमरेटर या अंश समान हो तो हर की तुलना करने पर जिसका हर छोटा होगा वो भिन्न बड़ी होगी, वो फ्रैक्शन
बड़ी होगी। क्लियर हो गई बात? तो ये है फ्रैक्शन का कंपैरिजन कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी होती है और कौन सी छोटी होती है। ठीक है बात भाई? जब हमारा न्यूमिनेटर सेम हो और जब हमारा डिनोमिनेटर सेम हो। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो कंपेयर किसकी करेंगे? न्यूमिनेटर की। जो न्यूमिनेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ी हो जाएगी। जब हमारा न्यूमिनेटर सेम होगा तो कंपेयर किसकी करेंगे? डिनोमिनेटर की। जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन बड़ी हो जाएगी। क्लियर हुई इतनी बात? आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कि जब हम भिन्नों को जोड़ते हैं, घटाते हैं, तब क्या होता है। अच्छा, भिन्नों को जोड़ने और घटाने का जो क्रम है वो क्या होता है, वो भी कुछ इसी तरीके से डिपेंड करता है। जब हम भिन्नों को जोड़ते हैं, घटाते हैं, तो उसमें भी हम क्या देखते हैं कि हमारा हर समान है या नहीं। हर मतलब डिनोमिनेटर इक्वल है या नहीं। जब हम भिन्नों को जोड़ते हैं, फ्रैक्शन को जोड़ते हैं या घटाते हैं, उनका सम निकालते हैं या उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल हो, सेम हो, तो केवल अंशों को, केवल न्यूमिनेटर को जोड़ या घटा करें और हर हमारा जो है वही रहेगा। मतलब क्या हुआ इस बात का? मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो ये दो फ्रैक्शन लिखी है, एक है 2/5 और एक है 3/5। यहाँ पर दोनों ही फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या है? सेम है। दोनों ही फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम है। अब डिनोमिनेटर दोनों फ्रैक्शन का क्या है? 5। तो इस 5 को तो एज इट इज लिख दो यहाँ पर, और न्यूमिनेटर को दोनों को प्लस करके लिख दो। दोनों न्यूमिनेटर को यहाँ प्लस करके लिख दो। दोनों न्यूमिनेटर को यहाँ प्लस करके लिख दो। तो ये कितना हो जाएगा? 2 + 3 5, और 5 से 5 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1 आंसर आ जाएगा। क्लियर हुई बात? तो जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 1। कितना आएगा? 1। तो जब हमारी ऐसी फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर इक्वल हों, उनको हमें प्लस करना हो या माइनस करना हो, प्लस करना हो या माइनस करना हो, तो हम डिनोमिनेटर को तो एज इट इज लिख देते हैं और हम उनके साथ जो हमारे न्यूमिनेटर होते हैं उनको हम जोड़ के या घटा के, यानी प्लस करके या सब्ट्रैक्ट करके लिख देते हैं। अब बात करते हैं घटाने की। अब एक फ्रैक्शन लिखी है 7/8, एक लिखी है 3/8। तो क्योंकि यहाँ पर भी देखोगे आप तो दोनों ही कंडीशन में हमारा डिनोमिनेटर इक्वल है, तो इसको तो हम नीचे ऐसे ही लिखेंगे डिनोमिनेटर पे, और ऊपर क्या करेंगे भाई? न्यूमिनेटर को घटा देंगे। तो 7 में से 3 को माइनस कर देंगे। 7 में से 3 को माइनस करा तो कितना आया? 4/8। अब 4 से हम इसको काटेंगे, 4 बन जा 4 और 4 2 जा 8। तो फाइनल आंसर कितना आएगा? 1/2। फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? 1/2। क्लियर हुई बात? तो ये फ्रैक्शन थी हमारी, जब हमने भिन्नों को जोड़ा, यानी फ्रैक्शन को हमने जब जोड़ा और जब हमारा जो है डिनोमिनेटर इक्वल था। क्लियर है बात? अब इसमें यह भी हो सकता है कि हमारा डिनोमिनेटर इक्वल ना आए, तो उसको मैं अभी बताऊंगा आपको, उसको भी अभी बताने वाला हूँ। अब देखो क्या, जब हमें मान लो मल्टीप्लाई करना हो, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई बहुत सिंपल है। मल्टीप्लाई करना बहुत सिंपल है। मान लो मैंने दो भिन्न लिखी यहाँ पर, एक मैंने लिखा a/b और मैं मल्टीप्लाई कराना चाहता हूँ c/d से, तो इन दोनों का ऊपर मल्टीप्लाई करा दो, इन दोनों का नीचे करा दो, यानी कि न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ। तो आंसर होगा a × c और अपॉन में हो जाएगा b × d। यानी न्यूमिनेटर का मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर के साथ होगा, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ होगा। क्लियर है बात? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर, बस सिंपल। जैसे फ्रैक्शन है 2/3 और 4/5, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो ये न्यूमिनेटर है, ये भी न्यूमिनेटर है, दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 4 जा 8 और 3 डिनोमिनेटर है और ये भी हमारा डिनोमिनेटर है, दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 5 जा 15। बस ये आपका आंसर हो गया। तो मल्टीप्लाई में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसमें चाहे हमारा डिनोमिनेटर सेम हो ना हो, न्यूमिनेटर सेम हो ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिंपल रूल है और हर क्वेश्चन में ये लगेगा। इसमें हमें ये नहीं देखना कि डिनोमिनेटर इक्वल है या नहीं है, कोई मतलब नहीं है इस बात का। नेक्स्ट आते हैं कि जब हम डिवाइड करते हैं, देखो डिवाइड करने का खेल क्या होता है। जैसे मान लो फ्रैक्शन लिखी है, फ्रैक्शन लिखी है मेरे पास, क्या मैंने लिखा फ्रैक्शन, कोई मैंने लिखा कि a/b एक फ्रैक्शन है, इसको आप डिवाइड करिए c/d से। तो आप करो क्या, इस a/b को तो ऐसे ही रहने दो और इस डिवाइड के सिंबल को मल्टीप्लाई में चेंज कर दो, और ये जो लिखा है ना ये c/d, इसका रेसिप्रोकल, इसको उल्टा कर दो। उल्टा उल्टा कैसे? c/d का d/c। अब ये क्वेश्चन आपका किसका बन गया? मल्टीप्लाई का। अब ये क्वेश्चन बन जाएगा आपका मल्टीप्लाई वाला। जैसे आते हैं, अब ये देखो, ये 2/3 / 4/5, 2/3 / 4/5 = 4 / 3 = 6 / 3 = 12 / 3 = 24 / 3 = 24 / 3 = 24 / 3 = 24 / 3 = 24 / 3 = 24 / 3 = 24 / 3 = 24 / 3 = 24 / 3 = 24 / 3 = 24 / 3 = 24 / 3 = 24 / 3 = 24 / 3 = 24 / 3 = 24 / 3 = 24 / 3 = 24 / 3 = 24 / 3 = 24 / 3 = 24 / 3 = 24 / 3 = 24 / 3 = 24 / 3 = 24 / 3 = 24 / 3 = 24 / 3 = 24 / 3 = 24 / 3 = 24 / 3 = 24 / 3 = 24 / 3 = 24
डिवाइडेड बाई 4/5। अब मुझे 2/3 को किससे डिवाइड करना है? 4/5 से डिवाइड करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं 2/3 को तो ऐसे ही रहने दूंगा, ये 2/3 तो ऐसे ही रहेगा। अब इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा और इस 4/5 को क्या लिख दूंगा? 5/4। इसको क्या लिख दूंगा? 5/4। तो ये कितना हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा ये 5 2 जा 10 और नीचे कितना हो जाएगा? 3 4 जा 12। अब इसको सोल्व करूंगा तो इसको काट दूंगा, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12। तो आंसर कितना आएगा फाइनली? 5/6। आंसर कितना आएगा? 5/6। आंसर आ जाएगा 5/6। समझ गए बात आप इतनी? इसमें थोड़ा ये यहाँ पर 5 होगा, यहाँ पर ये 5 होगा 5 और यहाँ पर ये 4 आएगा। ऊपर ये 5 होगा, नीचे 4 होगा, उसमें सेम आ गया पीपीटी में, लेकिन ऊपर 5 कर लेना इसको, ठीक है? समझ गए आप? डिवीजन को समझ गए। अब आते हैं वो क्वेश्चन जब हमारे डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं, जब हमारे डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं। अब आते हैं, अब आपके जो डाउट्स थे वो मैं क्लियर करूंगा कि जब हमारे डिनोमिनेटर अलग अलग हो जाएं। जैसे मान लो 1/2 एक फ्रैक्शन लिखी है और मुझे इसको प्लस करना है 1/3 के साथ। तो करो क्या, ये देखो कि हमारे डिनोमिनेटर क्या है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो मेरा डिनोमिनेटर क्या है, तो ये 2 है और ये 3 है, ये 2 है और ये 3 है। तो आप क्या करोगे, आप इन दोनों का एलसीएम लोगे। 2 और 3 का क्या लोगे? एलसीएम। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा भैया? तो बोलोगे 6 आएगा, 6 आएगा। 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है? 6 होता है। या फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करा लो, 2 3 जा 6। फिर क्या करोगे आप, ये बताओ, ये जो 2 है, ये जो 2 है, अब एलसीएम आया 6, तो मुझे इसको भी 6 बनाना है और इस 3 को भी मुझे 6 बनाना है। दोनों जगह मुझे 6 बनाना है। यानी मैं करना क्या चाह रहा हूं, मैं ये करना चाह रहा हूं कि मैं डिनोमिनेटर अपने इक्वल कर लूं, बराबर कर लूं। अब अगर मुझे यहाँ पे 6 बनाना है तो आप बोलोगे कि सर इसको ना 3 से मल्टीप्लाई करा दो, तो यहाँ 6 बन जाएगा। अब अगर मैं डिनोमिनेटर पे 3 से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ भाई, तो ऊपर मुझे न्यूमिनेटर में भी तो 3 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। अब यहाँ पर मुझे 6 बनाना है तो मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, तभी 6 बनेगा। तो मुझे ऊपर भी तो 2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। क्लियर होगी बात? तो मेरी फ्रैक्शन क्या बन के तैयार होगी? 3/6 प्लस में 2/6। 3/6 प्लस में 2/6। ये ऊपर 3 बन जा 3 बन जाएगा, ये 2 बन जा 2 बन जाएगा और नीचे 3 2 जा 6 और ये भी 3 2 जा 6। अब क्या है, फिर वही क्वेश्चन आ गया मेरा पहले वाला कि अब मेरे डिनोमिनेटर क्या हो गए हैं? सेम हो गए हैं। तो डिनोमिनेटर सेम हो गए तो मैं इसको ऐसे ही लिखूंगा और ऊपर मैं न्यूमिनेटर को दोनों को इनको प्लस करके लिख दूंगा, तो ये हो जाएगा 5/6। ये होगा करेक्ट आंसर। क्लियर हुई बात? आते हैं अब सबट्रैक्ट वाले क्वेश्चन पे। तो सेम काम इसमें करना है। डिनोमिनेटर दोनों के अलग अलग हैं, इसका 4 है और इसका 2 है। ये है क्वेश्चन नंबर 2। अब इन दोनों का क्या लेना है? एलसीएम। तो 4 और 2 का एलसीएम कितना होता है? 4 होता है। अब आप मुझे बताओ कि अगर मुझे इसको 4 बनाना है तो ये तो ऑलरेडी 4 है, तो इसके साथ कुछ करूं ऊपर न्यूमिनेटर पे यहाँ पे? तो आप बोलोगे कुछ भी नहीं करना, यहाँ तो 4 है ही। अब यहाँ पे 2 है, इसको 4 बनाना है तो बोलोगे इसको 2 से मल्टीप्लाई करा दो। तो अब जब डिनोमिनेटर पे 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऊपर न्यूमिनेटर पर भी 2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। अब ये फ्रैक्शन मेरी क्या बनेगी? ये बन जाएगी मेरी 3/4 और ये हो जाएगी मेरी 2/4। अब दोनों का डिनोमिनेटर हो गया सेम, सेम हो गया तो वही पहले वाला, वही 4 है तो 4 एज इट इज आ जाएगा और ऊपर इनको हम माइनस करके लिखेंगे तो ये है हमारा 3 - 2। 3 में से 2 जाएगा तो 1/4 हमारा फाइनली करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर होगी बात? अब क्या है, इसमें जो है कुछ आपको बातें ध्यान रखनी है। क्या वो बातें ये हैं कि आप अगर कोई भी फ्रैक्शन लिख रहे हो तो जब आप फ्रैक्शन लिख रहे हो तो आप इस बात का ध्यान रखना कि किसी भी फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, यानी जो डिनोमिनेटर है ये कभी भी 0 नहीं होता, ये कभी भी 0 नहीं होता। यानी अगर कोई फ्रैक्शन a/b है तो यहाँ पर b की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। इस बात का आप ध्यान रखना। किसी भी भिन्न को, हम किसी भी फ्रैक्शन को हमेशा उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। किसी भी फ्रैक्शन को उसकी हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है। क्लियर होगी बात? तीसरी बात क्या है यहाँ पर जो अभी तक मैंने आपको सिखाई है, तीसरी चीज ये है कि जब हम जोड़ते हैं घटाते हैं तो उसके लिए हमें डिनोमिनेटर को इक्वल करना होता है। डिनोमिनेटर को हम इक्वल करते हैं, चाहे वो हम एलसीएम लेके करें या ना करें, लेकिन हमें डिनोमिनेटर को तो इक्वल करना पड़ेगा। जब हम डिवाइड करते हैं तो हम डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं, तो हम रेसिप्रोकल का यूज करते हैं, रेसिप्रोकल का यूज करते हैं। क्लियर हुई बात?